आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कविता नदी के द्वीप जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित है उसको समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग प्रथम अज्ञेय जी का परिचय, दूसरा पाठ का परिचय एवं पूरे पाठ को 3 खंडों में विभाजित कर हम लोग तीनों खंडों की व्याख्या करेंगे, जिसके अंतर्गत संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पर विचार करेंगे। और चौथा बिंदु होगा नदी के द्वीप की प्रतीकात्मकता, अर्थात कविता की प्रतीकात्मकता। और पांचवा एवं अंतिम बिंदु होगा कविता का उद्देश्य। आइए अज्ञेय जी के परिचय को समझने का प्रयास करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कसिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। पिता की सेवानिवृत्ति के बाद कुछ समय तक ये सैनिक और विशाल भारत के संपादकीय विभाग में कार्यरत रहे। 1943 से 1946 तक ये सेना में रहे। यहाँ से मुक्त होने पर इलाहाबाद में प्रकाशित प्रतीक से जुड़ गए। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ दिन ये आकाशवाणी से भी संबद्ध रहे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इन्होंने कुछ समय तक अपने अध्यापन कार्य भी किया। 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया। अज्ञेय जी की प्रतिभा बहुमुखी है। जीवन के पारद्वार, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, इंद्र धनुष रौदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, सुनाले सहवाल, कितनी नावों में कितनी बार तथा पूर्वा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। सन 1978 में कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी कविता में जीवन की गहरी अनुभूति तथा कल्पना की ऊंची उड़ान का सुंदर समन्वय हुआ है। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कविता के परिचय को समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी विधा के जनक, स्वतंत्र चिंतक, अज्ञेय की भावानुभूति गहन चिंताशीलता की भूमि पर अवतरित अत्यंत सशक्त और परिपक्व है। अज्ञेय जी एक नवीन शैलीकार, समर्थ लेखक और कवि है। नदी के द्वीप शीर्षक प्रस्तुत कविता में कवि की सूझबूझ एवं मौलिक चिंतनशीलता उद्भावनाओं के दर्शन होते हैं। प्रतीकात्मक रूप में कवि ने नदी को समाज और द्वीप को व्यक्ति माना है। इस प्रकार नदी और द्वीप के माध्यम से समष्टिगत एवं व्यष्टिगत मूल्यों के रचनात्मक स्वरूप की सृष्टि अपने नूतन मौलिक कलेवर में अत्यंत ही चित्रात्मक एवं सार्थक है। नदी के मध्य और प्रांतर भाग में जिस प्रकार द्वीप बनते हैं, उसी प्रकार समाज द्वारा व्यक्ति का निर्माण होता है। अतः कवि की दृष्टि में समाज और व्यक्ति का संबंध माता पुत्र जैसा है, निर्माता और निर्माण का है। इस प्रकार उसकी मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन अस्वयंभावी है। जो परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल नहीं लेता,
उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह रेत के समान अनुपयोगी सिद्ध होता है। समाज के द्वारा ही व्यक्ति देश से अनुबंधित होता है। समाज परिवर्तनशील है, अतः सामाजिक परिवर्तनशीलता से ही परिमार्जित एवं परिष्कृत होकर व्यक्ति नवीन संस्कार से युक्त अपने अभिनव व्यक्तित्व का प्रस्तोता बनता है। अब हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हुए पाठ को 3 खंडों में करके उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पुस्तक को देखिए। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, शैकतकुल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। इसके संदर्भ को हम लोग देखें, ध्यान दीजिएगा। ये संदर्भ एक ही बार हम बोलेंगे और ये पूरे पाठ का हो जाएगा, तीनों खंडों का, या यूं कहें कि किसी भी पाठ के पंक्ति का। तो इसलिए पहली दफा इस बार हम बोल देंगे बस, उसके बाद प्रसंग और आपका व्याख्या किया जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक के नदी के द्वीप नामक पाठ से लिया गया है। ये रहा इसका संदर्भ। अब इसके प्रसंग को देख ले। कवि कहता है नदी ही द्वीप का निर्माण करती है, वही द्वीप को आकार में ढालती है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कवि का कथन है कि हम नदी के द्वीप हैं, अर्थात हमारा निर्माण नदी के द्वारा हुआ है। हम यह कभी नहीं कह सकते कि नदी हमें छोड़कर चली जाए, क्योंकि हम जो कुछ है और हम में जो कुछ है उसे आकार देने वाली नदी ही है। गलियां, कोण, अंतरीप, उभार, रेतीला तट, गोलाई, यह सब कुछ हमारे रूप में जो परिलक्षित हो रहे हैं सब उसी ने बनाए हैं। सत्यता हम कह सकते हैं कि वह अर्थात नदी हमारी माँ है और उसी ने हमारा निर्माण किया है। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक को देखें, दूसरे खंड को। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं? रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनेंगे। आइए प्रसंग को देखते हैं। कवि कहता है कि द्वीप का अस्तित्व स्थिर रहने पर ही है। यदि नदी इनका कटाव कर देगी तो इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आइए व्याख्या को देखते हैं। हम द्वीप हैं, धारा नहीं है, इसलिए एक स्थान पर स्थिर है। धारा की तरह हम में बहाव नहीं है। नदी के प्रति हमारा समर्पण भाव अविचल है। हम उसके द्वीप हैं, हमारी आत्मीयता उसके प्रति अटूट है। हम धारा की तरह बहते नहीं, क्योंकि बहने का अर्थ अंततः रेत बन जाना है। इसलिए यदि हम बहें तो द्वीप नहीं रह जाएंगे, हमारे पैर उखड़ जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, प्रलय की स्थिति उत्पन्न होगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पुनः धार जैसे प्रवाहित होती है और एक बिंदु पर नदी से कट जाती है, अलग हो जाती है, अंततः रेत बन जाती है, वैसे ही यदि हम बहेंगे तो कट जाएंगे,
और बह जाएंगे, क्योंकि रेत सदृश चूर चूर हो जाने के पश्चात फिर क्या धारा का आकार पा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। हाँ, रेत बनकर नदी के जल को गंदला बनाने में योगदान दे सकेंगे, जिससे वह जल निरर्थक और अनुपयोगी हो जाएगा। पुस्तक को देखें, तीसरा एवं अंतिम भाग। द्वीप हैं हम या नहीं है साफ, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की कोड में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है, वह भूखंड अपना पितर है। आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। द्वीप का यही भाग्य है कि वह नदी के बीच में है। नदी ने उसे सजाया और संवारा है। इसके व्याख्या को, अर्थ को देखें। हम मात्र द्वीप हैं, यह हमारे लिए कलंक और अभिशाप की बात नहीं है। हम सहर्ष इसे स्वीकारते हैं, इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। सच तो यह है कि हम नदी के पुत्र हैं। नदी ने हमें जन्म दिया है और वही हमें गोद में लेकर संवारती है। नदी जैसे एक दिन अपने में दिशा परिवर्तन ले आकर द्वीप को बृहद भूखंड से जोड़ती है, वैसे ही समाज में उत्पन्न व्यक्ति एक दिन विराट मानव परिवार से जुड़ जाता है। विशाल मानव परिवार ही व्यक्ति का पिता है, श्रद्धा पात्र है। व्यक्ति समाज से संस्कार लेकर विराट मानव परिवार से संयुक्त होता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कविता नदी के द्वीप की प्रतीकात्मकता को समझने का प्रयास करते हैं। नदी के द्वीप अज्ञेय की एक प्रतीकात्मक रचना है। नदी के द्वीप पाठ में नदी समाज का प्रतीक है, जबकि द्वीप व्यक्ति का। बृहद भूखंड विश्व के विराट मानव का प्रतीक है। नदी की धारा समाज की गतिशीलता का प्रतीक है, तो नदी का प्लावन सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। द्वीप विराट धरती और नदी एक परिवार के अंग है। माँ का, पिता और पुत्र जिस प्रकार एक परिवार के सदस्य हैं, उसी प्रकार व्यक्ति, समाज एवं संपूर्ण मानव मिलकर विश्व के विराट परिवार का निर्माण करते हैं। व्यक्ति का निर्माण समाज द्वारा होता है। वह समाज की गोद में पलता, संवरता एवं अपने अस्तित्व का बोध करता है। समाज से विलग व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। नदी जिस प्रकार द्वीप का निर्माण करती है, उसे सजाती, संवारती एवं सुंदर रूपाकृति प्रदान कर उपयोगी बनाती है, उसी प्रकार व्यक्ति समाज नहीं बन सकता। उसका महत्व व्यक्ति बनकर ही रहने में है। उसका व्यक्तित्व नदी के द्वीप की तरह ही समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व होना चाहिए। समाज हमारा निर्माता है, अतः वह हमारा जब जैसे चाहे उपयोग कर सकता है। हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि हम समाज के ऋणी हैं और हमारा पुनीत कर्तव्य है कि अपनी शक्ति, सामर्थ्य, सृजनात्मक क्षमता का सही उपयोग कर हम समाज को गतिशीलता प्रदान करें, अभिनव संस्कारों से युक्त करें। सामाजिक विकास से ही व्यक्ति का भी विकास संभव है। समाज के एक सदस्य के रूप में समाज एवं सामाजिक मूल्यों की रक्षा करना, सामाजिक विकास के लिए सद प्रयत्न करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। समाज का विरोध कर हम नहीं टिक सकते। समाजोपयोगी कर्म करते हुए ही हम अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं। व्यक्ति बनना अभिशाप नहीं है, व्यक्तित्व की रक्षा न करना अभिशाप है। हम अपने मानवीय गुणों का विकास कर ही समाज एवं मानवता की रक्षा कर सकते हैं। हम विश्व विराट मानव समाज रूपी महान वट वृक्ष की एक पत्ती है।
पत्ती जिस प्रकार अनुपयोगी जल का उत्स्वेदन करती है, प्रकाश संश्लेषणता द्वारा वृक्ष के विकास के लिए भोजन निर्मित करती है तथा श्वसन द्वारा उसे जीवन प्रदान करती है, उसी प्रकार दुर्गुणों का विनाश कर सद्गुणों की रक्षा कर नवीन सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना एवं प्राचीन सामाजिक मूल्यों के प्रति आस्थावान जीवन जीते हुए हम समाज एवं विश्व मानवता की रक्षा कर सकते हैं। द्वीप नदी से विनम्र निवेदन करता है कि वह निरंतर प्रवाहित होती रहे, फूलती, फलती और विकसित होती रहे, अपना परिष्करण जारी रखे। उसे प्लावन करने की इच्छा हो तो वह भी करे, उसे उसका रौद्र रूप भी स्वीकार है। द्वीप को अपने बनने मिटने की परवाह नहीं, क्योंकि वह पुनः नए आकार में प्रकट होगा। उसे पुनः माता की उदारता प्राप्त होगी, सहयोग प्राप्त होगा और फिर वह उसे सजा संवार कर नया रूप प्रदान करेगी। आज का अंतिम विचारणीय बिंदु कविता के उद्देश्य को अब हम लोग समझेंगे। कवि भी सामाजिक क्रांति को अनिवार्य मानता है। इससे समाज परिष्कृत होता है, समाज की शक्ति और सामर्थ्य का बोध होता है, अनुपयोगी विनष्ट हो जाते हैं, उपयोगी नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा, नव शक्ति अर्जित कर कहीं न कहीं स्थिर होकर नई आकृति में प्रकट होते हैं, जिन्हें समाज विकास का सुअवसर प्रदान करता है। नए संस्कार, नई विचारधाराएं नए युग का निर्माण करती हैं। विश्व मानवता संस्कारबद्ध सुसंस्कृति मानवों को पाकर निहाल उठती है। कभी परिवर्तन को जीवन का उपयोगी अंग मानता है। परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है, जबकि स्थिरता सामाजिक गत्यावरोध के परिचायक है। नूतन सभ्यता प्राचीन सभ्यता के भग्नावशेषों पर ही निर्मित हुई है। सामाजिक क्रांति समाज के विकास की द्रुत गति है, अतः इसे स्वीकार करना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सभी प्राकृतिक उपादानों को इसे स्वीकार करना पड़ता है। जो नहीं स्वीकार करता उसे विनष्ट होना पड़ता है। सामाजिक विकास को रोकने की शक्ति और सामर्थ्य किसी में नहीं है। सामाजिक परिवर्तनों से ही सामाजिक विकास होता है और मानव को नई स्फूर्ति, नवीन प्रेरणा और नवीन संबल प्राप्त होता है। अतः कवि का विचार है कि हमें इन परिवर्तनों का स्वागत करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की रचना नदी के द्वीप, जिसके रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, उस पाठ को समझने का प्रयास किया। इस क्रम में हम लोगों ने अज्ञेय जी का संक्षिप्त परिचय देखा, पाठ का परिचय देखा, 3 भागों में करके व्याख्या देखा, नदी के द्वीप की प्रतीकात्मकता को समझने का प्रयास किया और कविता के उद्देश्य को समझने का प्रयास किया। देखिएगा स्क्रीन पर पाठ का शब्दार्थ, अज्ञेय जी का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में, एवं जो तीनों खंडों का हम लोगों ने व्याख्या किया है वो पाठ की पंक्तियां आती रहेंगी, जिससे आप अपना लाभ उठाएंगे।